नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनजातीय आंदोलनों के बारे में। जनजातीय आंदोलन यह एक शब्द में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द समाहित हैं जो अपने आप में विशिष्ट अर्थ रखते हैं। पहला है जनजाति और दूसरा है आंदोलन। जब हमने गत वीडियोस में अलग अलग संदर्भों में आंदोलनों की बात की है तो हमें यह बात स्पष्ट है कि आंदोलन एक तरीके का निश्चित और पैटर्न्ड बिहेवियर है। जब हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की तो वह एक संगठित प्रयास है जो कि समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है और इसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। सामाजिक आंदोलन के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक है वैचारिकी का और दूसरा है उसके क्रियान्वयन का। तो इस प्रकार के अर्थों को समझने के बाद यह स्थिति स्पष्ट है कि आंदोलन एक सहज रूप से होने वाला कृत्य नहीं है, बल्कि किसी निश्चित आधार पर निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही आंदोलन का स्वरूप सामने आता है और इसकी सफलता असफलता स्पष्टता उसकी विचारधारा में समाहित होती है, उसके क्रियान्वयन के प्रभाव से निर्धारित और निश्चित होती है। जनजातीय आंदोलनों का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बारे में विस्तार से जानना हम सभी के लिए आवश्यक है, वो है जनजाति, जिसे अंग्रेजी में ट्राइब के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। और जब भारत संदर्भ की बात आती है तब तो जनजाति का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी, भारतीय जीवन में भी, क्योंकि एक ऐसा सामाजिक जीवन का खजाना जनजाति समाज के पास है जो कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, प्रथाओं, परंपराओं सभी से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए भारत विविधता में एकता की पहचान रखने वाला जो राष्ट्र है उसमें इसकी विविधता के मूल में जनजाति विविधता की भी बहुत बड़ी भूमिका निश्चित है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनजातियां रहती हैं। जिस क्षेत्र विशेष में आप रहते हैं उस क्षेत्र विशेष में निश्चित रूप से कोई ना कोई जनजाति के नाम से आप चिर परिचित हो सकते हैं। यदि हम राजस्थान संदर्भ से बात करते हैं तो भील, मीणा, गरासिया कुछ ऐसी प्रमुख रूप से जानी पहचानी जनजातियां और इसके अलावा भी कई जनजातीय समाज यहाँ पर विद्यमान है। तो भारत में हम बात करते हैं तो हो, उराव, सांसी ऐसी असंख्य जनजातियों के नाम सामने आते हैं जो कि भारत में निवास करती हैं। जनजाति की जो पहचान है वह उसकी संस्कृति है और भारत की अमूर्त राष्ट्रीय विरासत का वो एक अभिन्न अंग है। हट्टन ने इन्हें आदिम जाति कहा तो एल्विन ने इन्हें आदिवासी कहा, वेन्स ने इन्हें वन्य जाति का नाम दिया। यानी कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न स्वरूपों में जनजाति की बात समय समय पर समाजशास्त्र के किसी स्वरूप में या मानव शास्त्र के विशेष संदर्भ में की है। जनजाति अथवा ट्राइब्स का सामान्य अर्थ है कि वे जातियां जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर उन्हें अलग से पहचान मिली है या पहचाना जाता है। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिनकी विशेष संस्कृति होती है, निश्चित भूभाग पर जिनका निवास होता है, सामान्य जिनकी भाषा होती है और जो विवाह आदि में विशेष नियमों का पालन करते हैं। एक बहुत बड़ी बात जो कि जनजाति समाज से इसके अर्थ से बहुत प्रारंभ से जुड़ी है वो है इनका प्रकृति से जुड़ाव होना। यानी कि समाज ने गति से विकास किया है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास ने समाज के जीवन को प्रभावित किया है, लेकिन आज भी अपनी जड़ से जुड़े रहने वाले जो पारंपरिक जीवन को जीने वाली जो जनजातियां हैं वो भारत के कोने कोनों में देखने को
मिलती हैं और इसी कारण से इन्हें संरक्षण देने की बात संविधान ने भी स्वीकारी है और इन्हें अनुसूचित किया गया है और जिन्हें हम सामान्य रूप से अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जानते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आखिर हम जानें कि जनजाति की विशेषताएं क्या है। मानवशास्त्री D.N. मजूमदार ने जनजाति की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार से किया है। वे कहते हैं कि भारत में जनजाति निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय समूह है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में यानी कि भारत के प्रत्येक कोनों में जनजाति समाज देखने को मिलता है अपनी निश्चित विशेषताओं के कारण। एक जनजाति के सभी सदस्य एक दूसरे के नातेदार नहीं होते, किंतु प्रत्येक भारतीय जनजाति के अंतर्गत नातेदारी एक सुदृढ़, सहचारी, नियामक और एकीकरण के सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। यानी कि हर जनजाति में एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसके तहत नातेदारी व्यवस्था का पालन किया जाता है। सामूहिक पैमाने पर अंतरजातीय संघर्ष भारतीय जनजातियों के कारण नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनजातियां राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं, किंतु एक जनजाति का अपना निज स्वायत्त राजनीतिक संगठन होता है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ। जनजाति भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वैधानिक शब्द है। 1950 में जनजातियों का भारतीय संविधान के आधार पर सूचीबद्ध करने का प्रयास उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर गया। पिछले कई दशकों से जनजातियों के मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं समाज में बढ़ती दिखाई दी हैं और भारतीय संविधान की धारा 342 में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा इसीलिए दिया गया। धारा 367 में जनजातियों की परिभाषा इस प्रकार की गई कि वे वन्य जातियां अथवा जन समुदाय जिन्हें संविधान की धारा 342 में अनुसूचित जातियां कहा गया है, वे ही जनजातियां कहलाती हैं। भारत में पहले जनजातियां जंगलों में निवास करती थीं, क्योंकि जंगलों पर इनका एकाधिकार कहा जाता था और रोज अपनी आवश्यकताएं जैसे भोजन, पशुपालन, घरों का निर्माण आदि जंगलों से पैदा होने वाले उत्पादन और लकड़ी से ही ये लोग पूरा करते थे, क्योंकि इनका प्रमुख व्यवसाय खेती था। अगर हम सामान्य अर्थों में बात करते हैं तो जनजाति को एक ऐसे पारंपरिक और पुरातन स्वरूप में कल्पना की गई है कि जिनका जीवन बहुत ही प्राचीन होगा, जो प्रकृति से ही मात्र जुड़े हुए रहेंगे, जो प्रकृति के जितने भी घटनाक्रम हैं उनसे जिनके जीवन को प्रभावित अधिक देखा जाता है, जिनके जीवन में आधुनिकता का उतना अधिक समावेश नहीं है। यह एक लंबे समय तक भारतीय संदर्भ में जनजातियों के प्रति एक विचार रहा, लेकिन आज अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। अंग्रेज़ों ने भूमि सुधार नीतियां लागू की और परिवर्तन के बीज या यूं कहूँ आंदोलनों के बीज यहाँ से प्रारंभ हुए। ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम जनजाति समाज की बात प्रारंभ ही कर रहे हैं तो हम इस बात से ही प्रारंभ करते हैं कि उन्होंने ज़मीन से अपना जुड़ाव अधिक रखा, खेती जिनका प्रमुख व्यवसाय रहा, जीवन की घटनाएं, जीवन के तीज त्योहार भी उनके प्रकृति और ज़मीन से जुड़े हुए ज़्यादा रहे, इसीलिए उनका एकाधिकार या उनका जीवन ही प्रकृति के अधिक सामीप्य से देखा जाता है। अंग्रेज़ों ने भूमि सुधार नीतियां लागू की, जिसके अंतर्गत जनजातियों के भूमि से जो उनके पारंपरिक अधिकार थे उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया गया। ज़मीनों के मालिक जमींदार बना दिए गए और जनजातियों की ज़मीनों के मालिक ऐसे लोग हो गए जो उनमें से एक नहीं थे, यानी कि आदिवासी नहीं थे। कल्पना की बात है कि जिन्होंने एक बहुत लंबा समय अपनी ज़मीन के संग इस जुड़ाव के संग बिताया कि यह उनकी ज़मीन रही, जब पैमाने वितरित किए गए, निर्धारित किए गए और उन्हें उसी ज़मीन से बेदखल किया गया।
जमींदारी प्रथा लागू होने के बाद जनजातियों के लोग अपनी ज़मीनों पर खेती तो कर रहे थे, परंतु वे अपना मालिकाना जो हक था अपनी ज़मीन से वो खो चुके थे। अब वे केवल खेतीहर मजदूर बनकर के जमींदारों के अधीन रह करके उनके लिए काम करने लगे थे और धीरे धीरे जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़नी प्रारंभ हो गई थी। जब ज़मीनों को बेचने का अधिकार मिला तब जमींदारों ने अपनी ज़मीनें साहूकारों और व्यापारियों के हाथ बेचनी शुरू कर दी और धीरे धीरे जब हम बात करते हैं समय बढ़ने के संग, बदलने के संग, जो चीज़ों की कीमतें थीं वो भी बढ़ने लगीं। ऐसी परिस्थितियों में जो जन सामान्य का जनजातीय जीवन था वह प्रभावित नकारात्मक रूप से होने लगा। उनकी कहीं सुनवाई नहीं, उनको अपनी बात रखने का कहीं अधिकार नहीं और एक प्रकार का उनके संग का जो शोषण का काल था वो दिन ब दिन बढ़ने लगा। जब शोषण बर्दाश्त से बाहर हुआ तब जनजातियों ने अपने सरदारों के संग, अपने मुखियाओं के नेतृत्व में हथियार उठाना प्रारंभ किया और सत्ता के खिलाफ उन्होंने विद्रोह के सुर उठाए। यहीं से भारत में जनजातीय आंदोलन की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है और इनका नेतृत्व उन प्रमुखों के हाथों में रहा जो जनजातीय समाज से डायरेक्टली जुड़े हुए थे, जिन्होंने नेतृत्व लिया, जिन्होंने एकता स्थापित करने का प्रयास किया उन लोगों के संग में, उन समाज के लोगों के बीच में जो एक ही समाज सा जीवन तो जी रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वे उससे प्रभावित होते हैं, उन समस्याओं को करीब से जानते हैं और उसके कारण से वह उस विद्रोह को, उस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे होते हैं और धीरे धीरे जनजातीय आंदोलन विभिन्न चरणों से गुजरना प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता से पहले भारत में जनजातीय विद्रोह एक जटिल घटना थी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन में निहित होती थी। ये विद्रोह औपनिवेशिक शासन, भूमि अलगाव, जबरन श्रम, सांस्कृतिक दमन और बाहरी लोगों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ विभिन्न आदिवासी समूहों की शिकायतों और संघर्षों के द्वारा हुआ करते थे और कई ऐसे आंदोलन रहे जिन्होंने आदिवासी समाज की बातों को समाज के उस स्तर पर ला करके रख दिया जहां पर लोग इसके प्रति जागरूक होना प्रारंभ हो चुके थे। जनजातीय आंदोलनों के अगर हम प्रमुख कारणों की बात करें तो कुछ निश्चित कारण सामने आते हैं, जैसे खेती की ज़मीनों पर गैर जनजातीय लोगों का नियंत्रण हो जाना और ऐसे में उन लोगों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा जो एक बहुत लंबे समय तक उस ज़मीन से अपना जुड़ाव रखते थे। जनजातीय लोग अपनी ही ज़मीनों से बेदखल हो गए और इससे उनका सामाजिक और आर्थिक ढांचा चरमराने लग गया, जिसने धीरे धीरे आंदोलनों के स्वरों को प्रस्फुटित किया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में मिशनरीज आए और उन्होंने जनजातियों के बीच धर्म प्रचार का काम प्रारंभ किया। इससे भी जो एक जनजातीय समाज था उसमें कई प्रकार की घटनाक्रमों में बदलाव आया और लोगों ने एक आंदोलनों के स्वरूप को समझने के विचारों को जन्म देना प्रारंभ किया। जंगल के नए कानून होने से जनजातियों के जंगल और ज़मीन का जो मालिकाना हक था वह उनसे छीन लिया गया और उस पर सरकार का हक होना प्रारंभ हो गया। अब जनजातीय लोग जंगलों से लकड़ी नहीं ला सकते थे, जंगलों की ज़मीन पर पशुओं को नहीं चरा सकते थे, जो कि उनके लिए एक समस्या का रूप धारण कर रहा था। जमींदारी प्रथा लागू होने से ही जनजातीय लोग अपनी ज़मीनों पर किराएदार बनकर के रह गए थे और ज़मीनों से हक उनके पास से चले गए थे। जिनका जंगलों से कोई लेना देना नहीं था उन लोगों के हाथों में वह अधिकार पहुंच गया था जो उनके लिए स्वीकार करना सहज नहीं था। लकड़ी के इस्तेमाल पर टैक्स लगा दिया गया था। सूदखोरों और व्यापारियों ने ज़मीनों पर कब्जे कर लिए थे और वे जंगल के मूल निवासियों का अनेक प्रकार से शोषण कर रहे थे। पूरा जनजाति समाज अपनी परंपराओं से दूर होने पर एक तरीके से उनको नष्ट करने के जो प्रयास किए जा रहे थे उसके कगार पर पहुंच रहा था और अपनी ही ज़मीनों से बाहर किए गए, सताए गए जनजाति समाज ने एकजुट होकर के इसके खिलाफ विद्रोह करना, आंदोलन करना प्रारंभ किया। जनजातीय आंदोलनों और मुख्य धारा के राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो एक कहे
जाते रहे, लेकिन उनके बीच में एकता नहीं है, उनके बीच में अंतर है। जनजातीय आंदोलनों के अपने स्वरूप हैं, अपने कारण हैं। इसलिए जब हम मुख्य धारा के राष्ट्रवादी आंदोलनों की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में अंतर दिखाई देता है। आदिवासी आंदोलन मुख्य रूप से राजनीतिक या वैचारिक कारकों के बजाय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से प्रेरित होते थे। उनका उद्देश्य आधुनिक राष्ट्र राज्य बनाने या उसमें शामिल होने का इतना नहीं था, बल्कि अपनी पारंपरिक जीवन शैली को संरक्षित करना और उसे पुनर्स्थापित करने का था। लेकिन जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन थे उनका स्वरूप सीमित नहीं था। आदिवासी आंदोलन मुख्य धारा के राष्ट्रवादी आंदोलन से काफ़ी हद तक इसलिए भी अलग थलग थे क्योंकि उनके साथ उनका संपर्क, संवाद और समन्वय बहुत कम था, या यूँ कहें बिल्कुल नहीं था। उनके तरीके, रणनीति और लक्ष्य भी उनसे अलग थे। इसलिए इन दोनों में एकता का अधिक समान भाव देखने को नहीं मिलता। आदिवासी आंदोलनों को अक्सर मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा अनदेखा भी किया गया, उपेक्षित भी किया गया, और इस कारण से जनजाति समाज के लोगों ने स्वयं संगठित होकर के स्वयं की संस्कृति के बचाव के लिए, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए, उस संरचना की रक्षा करने के लिए, उस संस्कृति के बचाव के लिए अपने में से ही उन लोगों की ओर अधिक जुड़ाव और नेतृत्व महसूस किया जो उसकी उस पीड़ा को समझ सके जो वो स्वयं भोग रहे हैं। उदाहरण के लिए मुंडा जाति के जो आंदोलन रहे हैं या जितने भी हम जनजातीय आंदोलनों को अगर देखेंगे विस्तार से, तो सभी आंदोलनों में जो नेतृत्व है वो उसी जनजातीय समाज के किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया जिसने नेतृत्व का बीड़ा उठाया, लेकिन लक्ष्य अपनी जनजाति के संरक्षण की, उसकी संस्कृति के संरक्षण की, उसके विकास की ही बात को मूल आधार में रखने का प्रयास किया गया। जनजातीय आंदोलनों की जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो जनजातीय आदिवासी आंदोलन अधिकतर स्वतः स्फूर्त होते हैं और स्थानीय प्रकृति के होते हैं। उनमें स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि, विचारधारा या नेतृत्व का अभाव रहा है। वे अक्सर दीर्घकालिक रणनीति के बजाय विशिष्ट घटनाओं से प्रेरित होते रहे हैं। आदिवासी आंदोलन ज़्यादातर हिंसक और सशक्त और सशस्त्र प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें ब्रिटिश किलों, दफ्तरों, रेलवे, खदानों, कारखानों पर हमले शामिल रहे। इनमें जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों, मिशनरियों पर छापे भी शामिल थे। उनमें धनुष, तीर, तलवार, भाले, कुल्हाड़ियों जैसे पारंपरिक हथियारों का प्रयोग किया गया जो कि जनजाति समाज के जीवन से वो जुड़े हुए पक्ष थे जिनके बगैर जनजाति समाज की कल्पना उनके द्वारा भी संभव नहीं और हमारे द्वारा भी कल्पना संभव नहीं है। आदिवासी आंदोलन मुख्यतया आदिवासी एकजुटता और पहचान पर आधारित थे। वे अपने पूर्वजों के नायकों, किंवदंतियों, मिथकों से प्रेरणा प्राप्त थे। वे सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए अपने आदिवासी देवी देवताओं का भी आह्वान करने पर विश्वास करते थे और कभी कभी अन्य जनजातियों या गैर आदिवासी समूहों जैसे किसानों के साथ गठबंधन करने का प्रयास करते थे। इसीलिए जब हम जनजातीय आंदोलनों की बात करते हैं तो उसका प्रभाव भी विशेष रूप से जनजाति समाज पर देखने को अधिक मिलता है। जैसे कि जितने आंदोलन रहे जनजाति समाज द्वारा वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन पर वार करने वाले रहे, क्योंकि उन्होंने उनकी ज़मीनों को, उनके जंगलों को, उनसे मालिकाना हक को छीनने का प्रयास किया। ऐसे में विभिन्न समय समय पर जो आंदोलन हुए जिसमें विश्वासघात का भाव अधिक था, दल बदल का भाव अधिक था, उन्होंने ये प्रयास किया कि कैसे जनजाति समाज को एकत्रित किया जाए और उनके खिलाफ एकजुट होने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए जिन्होंने उनसे, उनकी ज़मीनों से उन्हें दूर करने का प्रयास किया। इसीलिए आदिवासी आंदोलनों का आदिवासी समाज और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इनके कारण आदिवासी लोगों की जान, संपत्ति और संसाधनों का अधिक नुकसान भी हुआ और कुछ जनजातियों का विस्थापन, पलायन जैसी समस्याओं का सामना आज तक
देखने को मिलता है। इन आंदोलनों ने आदिवासी लोगों को उनकी दुनिया से बाहर के नए विचारों, प्रभावों और चुनौतियों से अवगत कराया। इसलिए आदिवासी आंदोलनों का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने औपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले आदिवासी लोगों के साहस, भावना और क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्र के हिस्से के रूप में आदिवासी लोगों की दुर्दशा, समस्याओं और आकांक्षाओं को भी उजागर किया। समय समय पर विभिन्न राजनेताओं ने इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को आदिवासी मुद्दों को स्वीकारने, उनकी सराहना करने, उन्हें समर्थन करने के लिए पहचान मिली, उन्हें प्रेरणा मिली। इसलिए जनजातीय आंदोलनों को कुछ निश्चित चरणों में विभक्त किया गया। और अगर हम कालावधि के आधार पर जनजातीय आंदोलनों को विभाजित करते हैं तो उन्हें हम 3 चरणों में देखते हैं। तो प्रथम चरण 1789 से 1860 तक का माना जाता है। द्वितीय चरण को हम 1860 से 1920 तक बांट सकते हैं और तृतीय चरण में हमने 1920 यानी 1920 से 1947 तक की बात की है, जो कि मोटे आधार पर किया गया विश्लेषण है। हालांकि छोटे मोटे आंदोलन समय समय पर होते रहे हैं और इन आंदोलनों की अपने विशिष्ट कारणों से विशिष्ट क्षेत्रों में, विशिष्ट जनजातीय समूहों में अपनी पहचान रही है। कुछ प्रमुख आंदोलनों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनमें से एक प्रमुख आंदोलन तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भोलानाथ सहाय के नेतृत्व में तमार जनजाति समुदायों ने ब्रिटिशों के अत्याचारों के खिलाफ 1789 में विद्रोह प्रारंभ किया। यद्यपि यह आंदोलन तमार जनजातियों ने प्रारंभ किया था, परंतु शीघ्र ही इसमें अन्य जनजाति और जो समूह थे वो जुड़ते चले गए, क्योंकि ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ उन भूमि सुधार कानूनों के खिलाफ था जिन्होंने जनजाति समाज के लोगों से उनकी ज़मीन के जो हक थे वो उनसे छीन करके उन्हें बेदखल कर दिया था। तमार जनजातीय समुदायों के लोग और उनके समुदायों के साथ जब अन्य समुदाय के लोग मिले तो उन्होंने मिल करके अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह किया और 1789 से लेकर के 1832 तक 7 बार यह आंदोलन ठप हुआ और यह फिर से प्रारंभ इन्हीं जनजातीय समूह के लोगों के कारण हो पाया। ओराव, मुंडा, द्रोज, कोल आदि आदिवासी समुदाय तमार विद्रोह में अपने नेता गंगा सिंह के नेतृत्व में शामिल हुए। नई व्यवस्था के अनुसार सरकार ने आदिवासी गांवों के मुखिया जमींदारों की ओर से तैनात करवा दिए गए, जिन्हें दीकू कहा गया। और अंग्रेज़ों ने समय समय पर प्रयास किया कि यह आंदोलन दब जाए। हो जाति के आदिवासियों की संपत्ति पर अंग्रेज़ों ने जब कब्जा कर लिया और उन्हें अपने अधिकार में ले लिया तो हो जाति के मुखिया को सौंप करके अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस प्रकार से इस आंदोलन को दबा दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार अब ये मुखिया इस जागीर के प्रशासक बन गए थे और इसी कारण से इस आंदोलन में जो मकसद था वह अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक को प्राप्त करना था। संपूर्णता से नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रयास बार बार किया गया और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त किया गया। इसी प्रकार से खरवार आंदोलन की बात होती है, जो कि संथाल जाति के आदिवासियों ने किया था। संथाल जाति के आदिवासियों को ही पहली बार खरवार कहा गया। अंग्रेज़ों ने इनकी भी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और भागीरथ मांझी नामक आदिवासी नेता ने अपने समुदाय के लोगों को विश्वास दिलाया कि वे अंग्रेज़ों से लड़ करके उन्हें अपनी ज़मीनों पर फिर से कब्ज़ा दिलवाएंगे और सभी आदिवासियों ने उनके संग मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज़ों के खिलाफ खरवार आंदोलन में अपना सहयोग दिया। संथाल आंदोलन भी एक बहुत प्रतिष्ठित आंदोलन के रूप में जनजाति समाज के आंदोलनों के रूप में अपनी पहचान रखता है। संथालों की ज़मीनों पर जब ज़मींदारों ने कब्जा कर लिया तो संथाल आदिवासी ज़मीनों पर अपना मालिकाना हक वापस चाहते थे। ज़मींदारों ने इन ज़मीनों को सूदखारों के हाथों बेच दिया और इस पर संथाल आदिवासी भड़क उठे थे और 1855 में उन्होंने नए मालिकों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। संथाल आदिवासियों के इस आंदोलन का नेतृत्व 2 भाइयों ने संभाला, जिनके नाम सिद्धू और कान्हू थे। इन दोनों नेताओं ने आदिवासियों पर
जो अंग्रेज़ों के जुल्म थे उन्हें ख़त्म करने का प्रयास किया और सभी को एकत्रित इसी विशिष्ट उद्देश्य से किया कि मिलकर के वह अपनी ज़मीन पर हक वापस प्राप्त करेंगे। संथाल आदिवासियों ने इनके खिलाफ हथियार उठा लिए और कलकत्ता के गवर्नर के पास पहुंच करके अपनी ज़मीनों पर अपने हक को प्राप्त करने की गुहार लगाई। सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और संथाल परगना का मुखिया ब्रिटिश हुकूमत की देखरेख में तैनात कर दिया गया। इसी प्रकार से एक और बिरसा विद्रोह का भी बहुत बड़ा नाम है, जिसका जो नेतृत्व था उसे बिरसा मुंडा ने प्रारंभ किया था। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर में मुंडा जाति के किसानों पर सामंती व्यवस्था लादने के खिलाफ ये विद्रोह किया था। ये विद्रोह भी पहले वाले विद्रोहों की तरह आदिवासी किसानों की ज़मीनों और उनके जीवन में जमींदारों, व्यापारियों और सरकारी अफसरों के दखलों और अत्याचार के विरुद्ध था। इसीलिए इसका भी जोरदार कुचलने का प्रयास शासन द्वारा किया गया और जनजाति लोगों ने इसे बचाने का प्रयास किया। इसके अलावा अनेक तरीकों से किसानों का शोषण किया जाने लगा। आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से हटाकर दूसरी जगहों पर बसाया जाने लगा। उनकी ज़मीनों को दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। उन्हें तरह तरह से कष्ट देने का प्रयास किया गया। ज़मींदारों ने कर वसूलने की उनके संग सख्ती से व्यवहार किया। इन सब बातों से, इन सब अत्याचारों से प्रभावित होने का जो परिणाम था वह आंदोलन के रूप में सामने आया। समय समय पर जितने आंदोलन रहे, उन्होंने चाहे वह प्रथम चरण के हो, द्वितीय चरण के हो या तृतीय चरण के हो, या अगर हम ये कहें कि वर्तमान समय में भी समय समय पर आंदोलन के स्वर प्रस्फुटित होते रहे हैं जनजाति समाज में, तो गलत नहीं होगा। लेकिन उसका उद्देश्य मात्र अपनी संस्कृति के संरक्षण का और उसमें संवर्धन का रहा है। जनजाति और राजनीतिक आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जनजातियां विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक आंदोलन कर रही हैं, विशेष करके उनके खिलाफ हो रहे उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध ये जातियां समय समय पर आंदोलन का सहारा लेती हैं। 19वीं सदी के दौरान आदिवासी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध कई विद्रोह होते रहे और उनके जीवन, संस्कृति और आदिवासी समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा होती रही है। इसीलिए आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करना, उनके कल्याण के लिए कार्यक्रम करना जनजाति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में जनजातियां अपने पिछड़ेपन को समाप्त करने और राजनीति में भाग लेने के लिए आंदोलनों में शामिल रही हैं। एक समय अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास जनजाति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। स्वतंत्रता संग्राम ने सभी को अपनी अपनी दिशाओं में एकत्रित करने में सफलता प्राप्त की थी और 1947 में भारत की स्वतंत्रता ने भारतीयों में भारत के प्रति अपनी निष्ठा, मान और सम्मान और समर्पण के उस जो भाव था उसको सफल बनाया था। लेकिन उस सफलता के बाद एक और संग्राम प्रारंभ हुआ, वो था जनजाति समाज के विकास का, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास का। और इसीलिए एक बार फिर जनजाति आंदोलन प्रारंभ हुए, जहां पर जनजाति आंदोलन अपनी जो उनकी स्थिति है उसे उच्च बनाने की, अच्छी बनाने की, अपनी स्थिति में अपनी पहचान को सुदृढ़ बनाने की एक नई मुहिम प्रारंभ हुई है अनेक आंदोलनों के द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में जनजातियां अपने पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए अधिक प्रयासरत होती रही। आंदोलनों के जरिए वे राजनीतिक और क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहती हैं और शासन की इकाइयों के बीच संबंधों को पुनः व्यवस्थित करना चाहती रही हैं। इन संबंधों के पुनः व्यवस्थित करने में जिला और क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहती है और राज्य के मध्य नए राज्य के सृजन या एक नया राज्य बनाने की मांग रखती हैं। और इसका उदाहरण हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनजाति समाज ने अपने लिए एक स्वतंत्र अस्तित्व की, एक राज्य के रूप में अपने अस्तित्व को बचाने की मांगों को रखा और कुछ निश्चित मापदंडों का पालन करते हुए उनको स्वीकार करते हुए नए राज्यों की भी स्थापना
हुई है। इस प्रकार से जब ये आंदोलन हिंसा में बदल जाते हैं तो इसका स्वरूप विकृत भी होता है, जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। इनमें से कुछ उदाहरण उत्तर पूर्वी राज्यों के आंदोलन जैसे नागा आंदोलन, मिज़ो आंदोलन, बोडो आंदोलन के रूप में देखे जाते रहे हैं। भारत की जनजातियां अनादिकाल से ही अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित रही हैं, जिसमें अंग्रेज जैसी शक्तिशाली शासक भी शामिल रहे। अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उनकी क्षमता, शक्ति और ऊर्जा हमेशा से ही आम आदमी और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का कार्य करती रही है। खास बात यह है कि भारत में उनके क्रांतिकारी कार्यों की भावना में कोई कमी आज भी नहीं आई है। इन आंदोलनों की वजह से ही आज भारतीय राज्य आदिवासियों के रहने और जंगलों का प्रबंध करने के अधिकारों को मान्यता देता है। आदिवासियों ने समय समय पर साहूकारों, नौकरशाहों, राजनेताओं, कॉरपोरेट जो दिग्गज लोग रहे हैं उनके साथ गठजोड़ करके प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का विरोध किया है, लेकिन उनका स्वर आज भी अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति के संरक्षण का रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में जनजातीय आंदोलन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया। धन्यवाद।